नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास से बन सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो इस पाठ से बन सकने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो पहला वीडियो आया था उसके अंतर्गत हमने इस अध्याय से बन सकने वाले शुरुआती 34 प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखा था। अब हम उस कड़ी से आगे की कड़ी के अंतर्गत 35वें प्रश्न से अपनी श्रृंखला जारी रखेंगे। इस अध्याय से कुल मिलाकर 90 प्रश्नों का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय की दूसरी कड़ी को। आज का हमारा पहला प्रश्न और अध्याय से बन सकने वाला 35वां प्रश्न है, जयपुर के निकट नगर जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है, किस प्राचीन शक्ति का केंद्र था? तो इस पर हमारी चर्चा पूर्व वीडियो में हो चुकी है कि दो स्थान हैं जिनके नाम बहुत ही मिलते जुलते हैं। पहला है नगरी और दूसरा है नगर। नगरी कहाँ है? तो नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में है। और नगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो नगरी इस वजह से प्रसिद्ध है कि नगरी गांव में शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका के अवशेष मिले हैं। तो वह है नगरी चित्तौड़गढ़ वाली, और यह है नगर। नगर कहाँ है? तो नगर टोंक जिले में स्थित है। और नगर किस प्राचीन शक्ति का केंद्र था? तो मालवों की शक्ति का केंद्र था। मालवों की शक्ति का केंद्र था नगर। और यह जो मालवा क्षेत्र है, जब हम मालवा क्षेत्र कहते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में जो छवि उभरती है जिस क्षेत्र की, वह है मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो बॉर्डर बनाता है, सीमा रेखा बनाता है राजस्थान के साथ, जिसकी सीमा रेखा राजस्थान के साथ लगती है। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के भी कुछ इलाके आते हैं, जैसे झालावाड़, प्रतापगढ़ और टोंक पर भी इसका प्रभाव था। तो यह है मालवा यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जिसकी बॉर्डर लगती है राजस्थान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, कालांतर में मालवों का विस्तार राजस्थान के किन किन क्षेत्रों तक हुआ? तो मालवों का विस्तार कालांतर में अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक हुआ। 37वां प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिले मालव देश के अंतर्गत आते थे? तो यहाँ जरूरी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिले मालव देश के अंतर्गत आते थे? तो टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ ये जिले, वर्तमान के ये जिले आते थे पुराने मालव देश के अंतर्गत। इसी वजह से इन क्षेत्रों की जो बोली है उसे मालवी कहा जाता है। खास तौर पर जो झालावाड़ की बोली है उस पर मालवी का बहुत प्रभाव है और मालवी कहा जाता है उस बोली को, क्योंकि यह मालव क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। और मालवा क्षेत्र या मालव क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो बॉर्डर बनाता है राजस्थान के साथ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? तो मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यूप का अर्थ होता है खंभा। यूप का अर्थ होता है खंभा। और यह जो यूप अभिलेख है वह स्थित है नांदसा भीलवाड़ा जिले में। नांदसा भीलवाड़ा जिले में।
अब इस प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो यह पूछा जा सकता है कि नांदसा कहाँ है, तो नांदसा जो है वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा, नांदसा का संबंध किससे है, तो चार कथन देकर, चार विकल्पों में चार कथन देकर दुविधा में डाला जा सकता है अभ्यर्थी को। तो ध्यान रखना है कि नांदसा भीलवाड़ा, यहाँ पर एक यूप अभिलेख है जो कि किससे संबंधित है, तो मालवों की दिग्विजय से संबंधित है। मालवों की दिग्विजय से संबंधित है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है, तो नांदसा भीलवाड़ा में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में स्थित यौधेय, यौधेय एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। तो यौधेय जो है, यौधेय जो है वह एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था, गणतंत्रीय कबीला था, यह ध्यान रखना है। और यौधेय जो है वह राजस्थान के किस भाग में स्थित था, तो उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में स्थित था यौधेय राजस्थान के। अगला प्रश्न है, उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को, कुषाण शक्ति को संभवतया किस गणतंत्रीय कबीले ने नष्ट किया था। तो जब बात हो रही है उत्तरी राजस्थान की, तो उत्तरी राजस्थान के विषय में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर यौधेय, यौधेय एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। तो उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को भी कौन सा कबीला नष्ट करेगा, तो वह यौधेय ही करेंगे। यौधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को संभवतया नष्ट किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राटों ने, गुप्त सम्राटों ने राजस्थान की गणतंत्रीय व्यवस्थाओं को किस रूप में बनाए रखा था। गुप्त सम्राटों ने राजस्थान की गणतंत्रीय व्यवस्थाओं को किस रूप में बनाए रखा था, तो अर्ध आश्रित रूप में, अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा था। तो यह बात लिखी गई है पाठ में, तो इसे भी शायद बनाना यदि चाहें परीक्षक तो बना सकता है एक कथन के रूप में और दिया जा सकता है। तो अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा गुप्त सम्राटों ने राजस्थान की गणतंत्रीय व्यवस्था को। हमारा अगला प्रश्न है, किस सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ की, तो कहाँ की, राजस्थान की गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था को, गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो इसका उत्तर है 5वीं सदी के बाद, 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने, हूण आक्रमणों ने राजस्थान की गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस कारण राजस्थान के जो गणतंत्रीय जनपद कबीले थे या जो व्यवस्था थी, गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था थी, वह किस कारण से समाप्त हुई, तो हूण आक्रमण के फलस्वरूप समाप्त हुई 5वीं सदी के बाद। हमारा अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों के पतन की चर्चा किस प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ में मिलती है। तो यह जो चर्चा है वह मिलती है बृहत संहिता में, बृहत संहिता में मिलती है। बृहत संहिता किसका ग्रंथ है, तो बृहत संहिता वराह मिहिर का ग्रंथ है, वराह मिहिर का ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों के पतन की चर्चा मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, हूण आक्रमणों के बाद, हूण आक्रमणों के बाद गणतंत्रीय जनपद किन नए नामों और सीमाओं के साथ सामने आए। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, हूण आक्रमणों के परिणाम स्वरूप राजस्थान में जो प्रचलित गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई और जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं वे अलग अलग नामों और सीमाओं के साथ हमारे सामने आए। और इन नामों को हम आधुनिक काल में भी इनका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं इन नामों का। तो वे जो नाम हैं वे हैं मेवाड़,
वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्राचीन जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया? तो किस प्राचीन जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया? हमने पढ़ा था शिवी जनपद के बारे में, शिवी जनपद के बारे में। तो इसी प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को कहा गया मेवाड़। क्यों? तो इसलिए कि जो शिवी जनपद था, इसके भूभाग को कहा जाता था मेदपाट या प्रागवाट, मेदपाट या प्रागवाट। और इसी मेदपाट का बदला हुआ रूप है, मेदपाट शब्द का बदला हुआ रूप है मेवाड़। तो सही उत्तर है प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया आधुनिक काल में। अब हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के कौन कौन से जिले प्राचीन मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आधुनिक राजस्थान के कौन कौन से जिले प्राचीन मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अत्यंत सरल प्रश्न है कि मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नया जिला सलुम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा इत्यादि। ये जो ज़िले हैं वे आते हैं प्राचीन मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। अब विशेष ध्यान यह रखना है कि भीलवाड़ा जो है वह ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो मेवाड़ के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन अगर वर्तमान संभागीय व्यवस्था को देखें तो भीलवाड़ा किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। यह बात विशेष ध्यान रखनी है, विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र 2.2 मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में। तो यह जो है वह मानचित्र है जो कि इस अध्याय में दिया गया है। हम मानचित्र को भी देखेंगे। तो इस मानचित्र में मुख्य रूप से किन 4 जनपदों या शक्तियों की स्थिति को दर्शाया गया है? तो जिन जनपदों या शक्तियों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा उन्हीं को इस नक्शे में दर्शाया गया है। जैसे सबसे ऊपर योधेय हैं जो कि उत्तरी भाग में है राजस्थान के, फिर अर्जुनायन हैं जो कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में हैं, फिर मालव हैं जो कि मध्य पूर्व में स्थित थे और जिनका प्रभाव क्षेत्र मध्य पूर्व में था, और फिर है शिवी जनपद जो कि राजस्थान के दक्षिण में था। तो आइए देख लेते हैं एक बार इन जानकारियों को या इन जनपदों और शक्तियों को मानचित्र पर। यह है मानचित्र 2.2 मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान यानी मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद का राजस्थान किस तरह से नजर आता था नक्शे पर। तो हमने जिन शक्तियों के बारे में पढ़ा और उनके प्रभाव क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उन्हें अब नक्शे पर देख लेते हैं। सबसे पहले थे योधेय। तो योधेय, इनके बारे में हमने जाना, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित थे। तो यह है योधेय क्षेत्र। फिर अर्जुनायन, अर्जुनायन ये ज़िलों के संदर्भ में अगर बात करें तो अर्जुनायन अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में इनका प्रभाव था। तो यहाँ है अर्जुनायन। फिर मालव, तो मालवों का प्रभाव था दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के। और ज़िलों में बात करें, ज़िलों के संदर्भ में बात करें तो टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ क्षेत्र पर इनका प्रभाव था। तो टोंक, झालावाड़ और प्रतापगढ़, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र में मालवों का प्रभाव था। अब है शिवी। तो शिवी जनपद के बारे में हम जानते हैं। शिवी जनपद का विस्तार कहाँ था? तो उदयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो यह है शिवी जनपद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मालव जनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालव जनपद के संदर्भ में हमें विचार करना है इन कथनों पर। सबसे पहला कथन है,
मालवों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र टोंक जिले में स्थित नगर था। तो यह कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख बयाना भरतपुर में स्थित है। तो यह कथन सही नहीं है। बयाना भरतपुर कहाँ है? तो बयाना भरतपुर तो बयाना तो भरतपुर में है और इसका संबंध मालवों से नहीं है। जबकि मालवों की दिग्विजय का जो यूप है, मालवों की दिग्विजय का जो यूप है वह कहाँ स्थापित हुआ है? तो वह स्थापित हुआ है नांदसा भीलवाड़ा में स्थापित हुआ है। नांदसा भीलवाड़ा में मालवों की दिग्विजय का यूप स्थापित हो रखा है, बयाना भरतपुर में नहीं। आपको यह बताना है कि हमने बयाना भरतपुर के विषय में भी पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। तो बयाना भरतपुर यह किस शक्ति से संबंधित था या किस राज्य से संबंधित था, इसके बारे में आप बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को उखाड़ फेंकने का श्रेय मुख्य रूप से किस गणराज्य को दिया जाता है? तो हमने जाना है कि राजस्थान के उत्तरी हिस्से में बसे हुए थे यौधेय और इन्होंने ही संभवतः कुषाण शक्ति को उखाड़ फेंका होगा। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में गणतंत्रीय जनपदों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हमने जाना था कि राजस्थान में जो गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था थी वह किस कारण समाप्त हुई या नष्ट हुई? तो उसका बहुत बड़ा कारण था हूण आक्रमण, जो कि कब हुआ था? 5वीं सदी के बाद हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ख, 5वीं सदी के बाद का हूण आक्रमण राजस्थान में गणतंत्रीय जनपदों के पतन का मुख्य कारण था। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित है। एक तरफ स्थान और अभिलेख या ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं नांदसा भीलवाड़ा। तो नांदसा भीलवाड़ा में क्या है? तो नांदसा भीलवाड़ा में हमने अभी जाना है मालवों की दिग्विजय का यूप स्थापित है। मालवों की दिग्विजय का यूप स्थापित है। दूसरा है नगर टोंक। तो नगर कहाँ है? टोंक में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नगर टोंक में क्या है? तो नगर टोंक जो था वह मालवों की शक्ति का केंद्र था। तीसरा है ग्रंथ है बृहत संहिता। तो बृहत संहिता किसका ग्रंथ है? तो यह वराह मिहिर का ग्रंथ है और इसमें क्या चर्चा की गई है? तो जनपदों के पतन की चर्चा की गई है। जनपदों के पतन की चर्चा की गई है। अंतिम है प्राचीन शिवी जनपद। तो प्राचीन शिवी जनपद जो था उससे संबंधित इलाका कौन सा था? तो आधुनिक मेवाड़ क्षेत्र जो है, आधुनिक मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर शिवी जनपद स्थापित था और शिवी जनपद का ही जो भूभाग था वह कहलाता था क्या? तो वह मेदपाट कहलाता था और यही मेदपाट शब्द बदलकर कालांतर में मेवाड़ हो गया। अब देखते हैं 52वां प्रश्न। प्राचीन शिवी जनपद का आधुनिक नाम क्या है? तो सुस्पष्ट है, कई बार हमने देखा है मेवाड़। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में नांदसा स्थित है? नांदसा स्थित है जहां मालव गणतंत्र की दिग्विजय का यूप अभिलेख पाया गया है। तो हमने कई बार देखा है नांदसा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है और यहाँ क्या स्थित है या क्या स्थापित है? तो मालव गणतंत्र की दिग्विजय का यूप अभिलेख स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न है मेवाड़ क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक किस राजवंश का शासन रहा? तो सबसे प्रसिद्ध है गुहिल सिसोदिया वंश। गुहिल सिसोदिया वंश का शासन था मेवाड़ पर। तो जो महारावल रत्न सिंह जी के समय तक गुहिल वंश था और फिर गुहिल वंश से ही संबंधित जो वंश था वह था सिसोदिया वंश
सिसोदिया वंश के जो संस्थापक हैं या फिर सिसोदिया वंश का जो काल है वह शुरू होता है राणा हम्मीर के समय से। यानी राणा हम्मीर जो थे उन्होंने सिसोदिया वंश का वर्चस्व मेवाड़ में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की समय समय पर कौन कौन सी राजधानियां रहीं? तो नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर इत्यादि ये मेवाड़ राज्य की समय समय पर राजधानियां रहीं। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय बोली कौन सी है? मेवाड़ क्षेत्र की स्थानीय बोली कौन सी है? तो सरल है, मेवाड़ क्षेत्र की बोली है मेवाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को क्या कहा जाता था? जैसे उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था मेवाड़ या कहा जाता है मेवाड़, उसी तरह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़। और वागड़ यह जो शब्द है वह वागवर शब्द से बना है वागड़, वागवर से बना है वागड़। वागड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? वागड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो सरल है, वागड़ की बोली है वागड़ी, मेवाड़ की बोली है मेवाड़ी, मारवाड़ की बोली है मारवाड़ी, ढूंढाड़ की बोली है ढूंढाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में किस नाम से जाना गया? तो मारवाड़ के नाम से जाना गया मरु प्रदेश। 60वां प्रश्न है, 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर, तो मंडोर कहाँ है? तो मंडोर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। मंडोर जोधपुर में है। तो मंडोर क्षेत्र पर किस राजवंश ने शासन किया? 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी में मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों के बाद किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो सबसे पहले मंडोर जोधपुर पर आधिपत्य था गुर्जर प्रतिहारों का, और गुर्जर प्रतिहारों के बाद राठौड़ वंश ने अपना आधिपत्य स्थापित किया जोधपुर पर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र जाना जाता है हाड़ौती क्षेत्र के नाम से। और हाड़ौती क्षेत्र में वैसे मुख्य रूप से कोटा बूंदी आते हैं। इनके अतिरिक्त कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ भी हाड़ौती के अंतर्गत ही आते हैं। यानी यह जो पठारी क्षेत्र है वह हाड़ौती क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हाड़ौती भूभाग पर किस जनजाति का आधिपत्य था? तो हाड़ौती भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। और वर्तमान में भी हाड़ौती क्षेत्र में मीणा जनजाति बहुत ही सघन रूप से बसी हुई है। यानी वहाँ पर उनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, बूंदी का नामकरण किस मीणा वंशीय शासक या व्यक्ति के नाम पर हुआ? तो बूंदी का जो नामकरण है, जैसा कि अभी हमने जाना, हाड़ौती क्षेत्र में यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में मीणा जनजाति की सघन आबादी बसी हुई है। तो इनकी जो स्थापना है इन क्षेत्रों की, या फिर इनका जो नामकरण है, वह भी मीणा जनजाति के व्यक्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर ही हुआ है। तो बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी रखा गया है। तो बूंदी का संबंध बूंदी के लड्डुओं से नहीं है, यह बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा है।
आइए देखते हैं 65वां प्रश्न। हाड़ौती क्षेत्र पर किस राजवंश की हाड़ा शाखा ने अधिकार किया? तो जो हाड़ौती क्षेत्र को हाड़ौती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजपूतों का अधिकार था, हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। और ये जो हाड़ा थे वे किस राजवंश की शाखा थे? तो चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने, चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार किया। आपको यह ध्यान रखना है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र को हाड़ौती क्यों कहा जाता है? तो हाड़ा राजपूतों के यहाँ पर शासन के कारण, और हाड़ा जो राजपूत हैं वे किस राजवंश से संबंधित हैं? तो चौहान वंश से, चौहान वंश से संबंधित हैं हाड़ा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती भूभाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो सरल प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती ही बोली जाती है। हमारा 67वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 7वीं शताब्दी से गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा, तो यह बात सही है। पहले गुहिलों का शासन रहा और फिर सिसोदिया वंश का शासन रहा राणा हम्मीर के बाद। दूसरा कथन है, नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ समय समय पर इसकी राजधानी रहे, तो यह बात भी सही है। तीसरा कथन है, इस क्षेत्र की बोली मेवाड़ी है, क्षमा कीजिएगा वागड़ी है। कथन दिया गया है कि इस क्षेत्र की बोली वागड़ी है, तो यह कथन असत्य है क्योंकि मेवाड़ की बोली तो मेवाड़ी है और वागड़ी जो है वह वागड़ क्षेत्र की बोली है। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न अध्याय 2 से, और इस अध्याय से कुल 90 प्रश्नों का निर्माण हुआ है। इस वीडियो के अंत तक हमने 67 प्रश्नों को देख लिया है। इस अध्याय के शेष प्रश्नों का एक और वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत हम इस अध्याय को पूर्ण कर लेंगे और आगे के अध्यायों की ओर बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखिए और अभ्यास करते रहिए। जय श्री कृष्ण।